हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ हैं ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, परमवीर चक्र। और इस इंटरव्यू में हम जानेंगे उनके अनुभव के बारे में फौज में, और जो कारगिल का जो युद्ध था उसमें उनका कैसा अनुभव रहा है। तो धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और काफी हमारा सौभाग्य है कि थैंक यू। थैंक यू। आप यहाँ पर आए और हमारे जो दर्शक है उनको आप अपनी कहानी बताएंगे और जो आपने चीजें सीखी है तो उसे जानकर हमें काफी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो धन्यवाद सर और जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो योगेंद्र सर, अगर आप हमें बता सकते हैं कि जो आपने फौज जो ज्वाइन करने का जो निर्णय लिया था वो कब लिया था, और उससे पहले आपकी लाइफ कैसा हुआ करती थी। नहीं, बिल्कुल। एक मैं किसान का बेटा हूँ और एक जवान का बेटा हूँ, तो गांव में ही पूरा बचपन बीता है और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके वहीं खेत खलियान में खेल कूद करके बड़े हुए हैं। और क्योंकि जो है माता पिता जो होते हैं हमारे एक प्राइमरी टीचर होते हैं, उन्हीं के जो संस्कार हैं, जो उनके विचार हैं, उन्हीं से बच्चे प्रभावित होते हैं। तो मैं भी उन्हीं से प्रभावित हुआ, क्योंकि पिता अपने युद्धों की जो कहानियों की दास्तानें हमें सुनाया करते थे, कि क्योंकि उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। हम्म। तो वो 65 की कहानियां, फिर 71 की कहानियां, कि किस तरह से भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, फिर पाकिस्तानियों ने क्या रास्ते के अंदर अड़चने की, विपरीत परिस्थितियां, सब कुछ वो बयां किया करते थे। तो उनसे लगा कि एकदम मन के अंदर वो विचार बैठते हुए चले गए, और फिर एक नए विचार ने जन्म लिया कि मुझे भी पिता के पद चिन्हों पर चल करके चलना है और उन परिस्थितियों को जीना है हम्म। जिनमें पिताजी ने वो सर्व किया है। तो बस यही भाव जब मन मस्तिष्क के अंदर अंकित होते चले गए, तो जब मैं 12th क्लास में था, मात्र 16 साल 5 महीने का था, हम्म। तब मैंने फौज को ज्वाइन किया। ओके सर, अगर आप ये भी बता पाए कि आपका जो कार्यकाल था कारगिल युद्ध के दौरान, तो वो कैसा था, क्योंकि आपको परमवीर चक्र मिला था और आप यंगेस्ट पीवीसी रिसीवर भी है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक जैसे आपके मन के अंदर भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वैसे ही आप सपने देखने सकते हैं और उन सपनों को साकार करने का भरकस प्रयत्न भी करते हैं। मैंने भी वो सपने देखे थे, बचपन से सपने देखता आ रहा था कि पिता की तरह युद्ध लड़ूं, और वो सपना इतनी जल्दी साकार हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मात्र 19 साल की अवस्था में मुझे कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला। माँ भारती को कुछ लहू की बूंदें देने का जो ये एक सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और इस माँ भारती का कृतज्ञ समझता हूँ कि उसने मुझे समझा कि मैं अपने लहू की कुछ बूंदे माँ भारती को दे सकूं। हम्म। कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो एक बिल्कुल बिना तैयारी के युद्ध था। अचानक से एक युद्ध थोपा गया था, और हिंदुस्तान की पहचान यही रही है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है, बल्कि दुनिया के देशों ने इस देश के ऊपर हमले किए हैं, लूटा है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे विचार, हमारे सोच को आज तक नहीं लूट पाए। हम्म। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी दोनों देशों की आवाम के बीच एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहते थे, क्योंकि जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास भी होता है। और ये इस पथ के ऊपर बहुत दूर तक चले भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान की के कुछ एक हुक्मरान नहीं चाहते थे कि दोनों देशों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। तो उन्होंने वही कारगिल, बटालिक, द्रास, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को चुना जहां पर पहले से कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, और जहां एक समझौता था कि सर्दियों के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने बेस कैंप में रहेंगी। उन्होंने उसी आ, जो एक कानून था उसका उल्लंघन किया। वो विड्रॉल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमारी तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। हमारी भारतीय सेना एक अनुशासन प्रिय सेना है, और उसी अनुशासन के तहत हम तो अपने बेस कैंप में आ गए।
लेकिन वो उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर इतनी भारी तादाद में स्टॉकिंग कर लिया, कब्जा जमा लिया कि वो बहुत आराम से कई महीनों तक युद्ध लड़ सकते थे। उनकी जो मंशा रही होगी, उनकी मंशा थी कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे 1 को कट ऑफ करके पूरा ले वाले क्षेत्र को अपने हिस्से में मिला, क्योंकि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के 2 हिस्से जो 71 में हुए थे उससे बड़े तिल मिला उठे थे। अब उनके पास पावर थी, शक्ति थी, तो वो इस हिस्से को अपने देश में मिलाना चाहते थे। तो उन्होंने इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा। और दूसरा उनका एक मनोभाव रहा होगा कि जो 1990 से कश्मीर के अंदर एक जिहाद की आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसको हमारी फौज ने धीरे धीरे ठंडा कर लिया। तो आप उन अलगाववादियों को, उन उग्रवादियों को भी एक प्रोत्साहन देने का था कि हमने इधर से कब्जा कर लिया, आप उधर से जो है कश्मीर को के अंदर जो है षड्यंत्र मचाओ, उपद्रव मचाओ, त्रासदी करो, ताकि ये कश्मीर वाले दुखी होकर के कश्मीर भी हमारे कब्जे में आ जाए। लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और हिंदुस्तान की मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इस मिट्टी ने वो सूरवीर, वो महावीर, वो परमवीर, वो ज्ञानी, वो महारथी, वो महापुरुष पैदा किए, जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपना व्यक्तित्व का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का अपना एक परचम लहराया है। तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाया और उस युद्ध के अंदर कूद पड़े। और मां भारती के ये लाल कंधे से कदम मिलाते हुए उन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर, जहां पर जीवन यापन भी बहुत मुश्किल था, उन चोटियों के ऊपर चढ़ना शुरू किया। रक्त की धाराएं शरीर से बहने लगी, लेकिन किंचित भी मन के अंदर द्वेष, दर्द, पीड़ा का आभास नहीं होने दिया, बल्कि अपने कर्तव्य की निष्ठा पर, उस बेला पर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले गए। और उनके जो बंकर थे, उन्हीं बंकर को उन्होंने अपना, उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि वो तोलोलिंग की तोप, जहां पर मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स ने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, और एक एक करके जवान ने, एक एक अधिकारी ने, एक एक जूनियर कमीशन ऑफिसर ने किस तरह से एक प्रभावी लीडरशिप का, एक संगठित यूनिटी का एक परिचय दिया, और अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने व्यक्तित्व के बल के ऊपर, अपने योग्यता, क्षमता, सक्षमता के बल के ऊपर एक अलग अलग तरह के उन्होंने वहां पर हमले की, और वो दमखम भी दिखाए, मां भारती के चरणों में अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। उस 22 दिन के युद्ध के दौरान मेरी बटालियन के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग तोप हमें पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर हमारी बटालियंस को टाइगर हिल को फतेह करने का निर्देश दिया गया। हम सब जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई तब तक सब सक्सेस नहीं होती जब तक कि उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी हमारे कब्जे में ना हो। तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल थी, उसको फतेह करने का भी हमें जिम्मा सौंपा गया। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने अपनी एक नई युद्ध नीति, रणनीति के तहत उस पहाड़ी पर विजय पताका फहराने के लिए अपनी योजनाएं बनाई, और योजनाओं को हर जवान से अवगत करा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल करके हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन का किस तरह से खात्मा कर सकते हैं और अपने इन चोटियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक घातक प्लाटून है, जो घातक प्लाटून थी, उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। अब उन जवानों की आपूर्ति करनी थी, क्योंकि टीम की संख्या तो पूर्ण करनी जरूरी थी। तो मैं आपको और दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। और मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूं। लेकिन मन की कठोरता, दृढ़ निश्चय और एक
भाव और भावनाओं से ओतप्रोत जो संकल्प हम लेते हैं, तो हमारी मनोशक्ति भी उसी प्रकार से हमारे शरीर को प्रेरित करती है, चलायमान करती है, और हम तब उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो 22 दिन का युद्ध था, उसमें हम 15 जवानों की एक टीम थी, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्निशन पहुंचाना। क्योंकि जब फॉरवर्ड में जवानों के पास अम्निशन और राशन चलता रहेगा, पहुंचता रहेगा, तो वो निरंतर दुश्मन का खात्मा करते रहेंगे। मुझे याद है कि हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना खाए लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी एक पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है। इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम घातक प्लेटून का सदस्य हूं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, और जितनी जिसकी ज्यादा योग्यता होती है उसको उतना ही बड़ा काम चाहिए। लेकिन कई बार हमें वो हमारे अनुरूप, योग्यता के अनुरूप, हमारे सपनों के अनुरूप वो काम नहीं मिल पाता है। तो मन के अंदर कुछ घृणाएं उत्पन्न होने लगती है, निराशा उत्पन्न होने लगती है, और फिर हम निराशा के अंदर उस जो मिले हुए काम को पूर्ण रूप से अपनी सक्षमता, क्षमता और योग्यता के अनुसार नहीं कर पाते हैं। तो वो काम आपकी कैसे पहचान बनाए? दोस्तों, काम कोई छोटा नहीं होता है, हर काम बड़ा होता है। उसकी दृष्टि को देखिए, उसकी गुणवत्ता को देखिए, उसकी महत्वता को देखिए। वही छोटा काम आपको बहुत ऊंची बुलंदियों तक ले जा सकता है। जैसे मैं एक सपना देखता था कि फॉरवर्ड में जाकर के जब फायर करूंगा, लेकिन काम दिया रसद का, और उसी रसद के काम ने मुझे पहचान दी कि ये लड़का फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। नहीं तो मुझे कौन घातक प्लेटून के अंदर शामिल कर रहा था? 2.5 साल की सर्विस थी, जबकि ऐसी महत्वपूर्ण टुकड़ी जिसकी हार और जीत बटालियन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, ऐसी टीम के अंदर तो उन योग्यताशाली जवानों का चयन किया जाता है। लेकिन मेरा अपना आप में चयन होना ही बहुत गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। अब मुझे वो सपना मेरा पूर्ण होने लगा कि अब मैं भी फॉरवर्ड में जाकर के राइफल से दुश्मनों को मारूंगा। हमारे उस समय कमीशन होकर के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह आए थे, उनको उस टीम की कमांड दी गई, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी थी। तो कुछ नए और पुराने जवानों का उसमें मिश्रण करके वो टीम को गठन किया गया, क्योंकि जोश चाहिए, लेकिन जोश के साथ में होश भी चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके टीम का गठन हुआ, और फिर हमें उस ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश भी मिला। उस पहाड़ी पर रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर से दूर देख करके हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। लोगों की भ्रांतियां लोगों के मन के अंदर होता है, तो वर्दी पहनी है तो मरने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, फौजी मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए बनता है। और कोई भी युद्ध मर करके नहीं, मार करके जीता जाता है। तो हमें मरने के लिए नहीं, हम मारने के लिए जा रहे थे। तो अपने आप को छुपाते हुए, अपने आप को सरप्राइज रखते हुए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन का सफर हमने तय किया, और तीसरी रात का वो मंजर मुझे आज भी याद है। -20 डिग्री टेम्परेचर, बर्फीला तूफान चला हुआ है, दुश्मन की भारी आर्टिलरी की बम्बारमेंट चलती जा रही है, लेकिन उन सब परिस्थितियों में, उन चुनौतियों को पार करते हुए हिंदुस्तान के जवान मां भारती की सपूत कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए चले जा रहे थे। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। फिर रस्सियों के सहारे हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ उनके बंकर थे, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए। जब ऊपर मानव श्रृंखला चलेगी तो जरूर आवाज तो होगी, पत्थर भी फिसलेंगे तो उनकी भी आहट होगी। तो उन बंकर में पाकिस्तान के जवान शायद सो रहे होंगे, लेकिन हमारी आहट सुनकर, हमारी आवाज सुनकर के वो जगे। उन्होंने देखा कि फौज यहाँ, हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग शुरू किया
कि हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया, क्योंकि इस तरह से ऐसे फायर किया तो जो ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर हम केवल 7 जवान चढ़ पाए। तो सामने देखते हैं 8-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। सातों जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे 4-5 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। अब फर्स्ट लाइट हो चुकी थी। टॉप वहां से 50-60 मीटर रहा होगा। तो दुश्मन ने भी देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे नीचे वाले पोस्टों तक पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायर हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारा हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारा हेड शूट है, यानी मरना निश्चित था। लेकिन जो हिंदुस्तान के जवान की जो सोच, वो देश और सेना की सोच की ताकत है। उसके मन के अंदर यही रहता है, चाहे ये शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर रक्त का एक कतरा भी शरीर के अंदर बचेगा और आखिरी सांस भी बचेगी तो वो दुश्मन की तरफ बढ़ता रहेगा। और हमारे सैनिक वो इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। आप सबने भी देखा होगा कि आपके शहर, गली, मोहल्ले के अंदर अगर किसी जवान का, इस सैनिक का पार्थिव शरीर आया हो तो आपने देखा भी होगा कि उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी उसकी पीठ पर गोलियों के निशान। और होंगे भी क्यों? क्योंकि इस देश की माताएं अपने बेटे और बेटियों से ये कहती हैं कि मैंने इस सीने का दूध पिलाया है, बेटा सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो इस देश के बेटे और बेटियां अपनी माँ के उस वक्तव्य को सार्थक करके दिखाते हैं। सोचा मरना ही, क्योंकि धरती पर जो इंसान, जो जीव है, उसने एक दिन मरना ही है। मरना है तो इस तरह से मरना है कि सदियों तक याद रखे। हम रेंगते हुए आगे की तरफ दौड़े, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका, और फिर वहां से 5 घंटे तक फायर करते रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। धीरे धीरे करते हुए हमारा मिशन समाप्त होने लगा। चारों तरफ से घिर चुके थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं। लेकिन हम कई बार, मैं अपने युवा साथियों से और देशवासियों से, श्रोताओं से इस चीज को शेयर करना चाहता हूं कि जब छोटी सी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो लगता है कि अब पूरे जीवन के अंदर अंधेरा है, और उसी अंधेरे में हम अपने आप को भी डुबो लेते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। जितना गहरा अंधेरा होगा उतने गहरे रास्ते भी आपको नजर आने लगेंगे, लेकिन आपको उस समय मानसिक संतुलन, धैर्य को बनाए रखना होगा। जब जितना, क्योंकि आप कोहरे से, अब प्रकृति हमें कितना सिखाती है। जब घना कोहरा पड़ता है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं तो धीरे धीरे हमें रास्ते और सड़कें दिखने लगती हैं। तो जब जीवन के अंदर परिस्थिति आ जाए तो बिल्कुल गौण हो जाए, शून्य हो जाए और चुपचाप बैठ जाए, उस परमात्मा का चिंतन करें तो आपको रास्ते नजर आएंगे, और आपकी जो बेचैनी, घबराहट, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जितनी नकारात्मकता हमारे विचारों में आती चली जाएगी उतने हम कमजोर होते चले जाएंगे। हमें हमेशा विचारों के अंदर पॉजिटिविटी रखनी है। जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना ही हमें ऊर्जावान हमें करेंगे और हमारे रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। तो हमने सोचा कि यार अभी अम्निशन समाप्त होने वाला है, तो अब क्या करें। अब हमारे पास तो अम्निशन नहीं, शत्रु के पास तो अम्निशन है, तो उस अम्निशन को कैसे अपना बनाया जाए। उसी विचार की श्रृंखलाएं शुरू हुई, विचार विमर्श किया, प्लानिंग किया कि अब दुश्मन को चकमा दिया जाए। उनकी आर्टिलरी, उनके मोटर जब फायर करेंगे तो अपना फायर बंद कर दो। जब हमारी तरफ से फायर नहीं होगा तो वो जरूर पत्थरों से बाहर निकलेंगे, और जब पत्थरों से बाहर निकलेंगे तो हम उनको आसानी से मार सकते हैं। और जब दुश्मन मरेगा तो उसका अम्नेशन हमारा हो जाएगा, और फिर अधिक देर तक लड़ सकते हैं। तो हमने उसी तरह से पूरा विचार विमर्श, प्लानिंग किया। दुश्मन की आर्टिलरी, उनके मोटर ने जब फायर शुरू किया तो हमने अपना फायर बंद कर दिया, और 3 अलग अलग पत्थरों के पास पोजीशन लेकर के बैठ गए। आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन था। तो उनके उस आर्टिलरी फायर के बाद काफी देर तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ,
तो उनके मन के अंदर भी विचार आया होगा कि शायद ये मर गए हैं या इनका मिशन समाप्त हो गया है। तो वो 10-12 बंदे पत्थरों से निकल करके जब बाहर आए और वो बहुत नजदीक आने लगे, तब हमने उनके ऊपर अचानक से एक साथ फायर खोला। तो उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब जब 10-12 बंदे मरे तो उनके पास हमने सनोनी का हथियार उठा करके फिर हमने अपनी फायर पावर को, अपने आप को आत्म सशक्त कर लिया और फिर हम फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो बचा था, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं, क्योंकि जब फायर खुलता है तो अपने आप स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, लोकेशन भी पता चल जाती है। तो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है कि काउंटर अटैक के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। विद इन 30 मिनट उन्होंने 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि 20 मिनट तक जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम का आधा-धुंध फायरिंग खोला। फिर हमने फायर नहीं खोला, क्योंकि अब हमें मालूम चल चुका था कि अभी हमला होगा। तो हम चुपचाप पत्थरों के पास बैठे रहे। फिर उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू करे, ग्रेनेड फेंकने शुरू करे, लेकिन हमने फिर भी फायर नहीं खोला, अपने संयम को बना करके रखा। उनके नजदीक आने का प्रतीक्षा करने लगे। तो जब काफी नजदीक वो आए तो हमारी एलएमजी उनको नजर आ गई। जैसे एलएमजी का वो वेपन उनको नजर आया, सीधा उसी के ऊपर आरपीजी का राउंड दाग दिया, वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले नए जवान थे, उनको भी आकर के जब पत्थर लगे, तो जो हमारे उस समय टीम लीडर था, हमारा जो प्लेटून हवलदार हवलदार मदन हमारे साथ था, वो ऐसे बाईं तरफ बैठा हुआ था, दाहिनी तरफ बैठा हुआ था। तो उन्होंने जब एकदम से बोला कि योगेंद्र इस एलएमजी को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि उस वेपन की फायर पावर बहुत ज्यादा थी, दुश्मन नजदीक नहीं आ पा रहा था, और वो शायद उनके वो आखिरी ही शब्द थे। मैंने वो वेपन उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, तभी मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो देखता हूं जिन पत्थरों से फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए। तभी मैं बोला, सर ये तो नजदीक आ गए, कहां पर ये खड़े हुए? शायद मेरी आवाज भी वहां तक पहुंची हो। उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका, तो एक मेरा साथी लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहां से उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया, उसने बोला यार हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मगर हाथ नहीं सर, आपकी उंगली कटी है। फर्स्ट एड दिया। तभी एक और जवान था, वो भी घायल हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला कि सर आप लोग फायर तो नहीं कर सकते, आप नीचे कूद जाओ, हो सकता है अपनी टीम को चढ़ाने के कहीं से रास्ते हो तो चढ़ाने की चेष्टा कर। लेकिन उन जवानों ने बोला नहीं यार, नीचे नहीं जाएंगे, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है। दोस्तों, अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके आया था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। तो हम जैसे नए जवानों के लिए इससे बड़ा और मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता था। तभी एक और हमारा लेफ्टिनेंट नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी, तो वो अब उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो हम दोनों से, एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंत राम, हम दोनों को बोला कि आप उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो जैसे वहां से हरकत किया, शायद मेरा मूवमेंट उनको दिखाई दिया होगा, तो फिर उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड जैसे फटा, उसका एक स्प्लिंटर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा, तो मुझे भी लगा कि शायद घुटने से पैर कट गया। अगले ही पल मैं जैसे नीचे गिरा, गिरते ही मैंने एकदम से हाथ मारा तो पैर तो था, लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड करने लगा, भी फर्स्ट एड कर ही रहा था, फिर ग्रेनेड एक आगे जाकर के गिरा, उसका जो फटा तो उसका यहाँ एक स्प्लेंडर ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, लगा कि शायद आंखें चली गई। बहुत देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी, लेकिन आंखें नहीं खुली। काफी देर के बाद जब आंखें खुली, देखता हूं ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही। तो वहां एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था पाकिस्तानियों का, तो काफी देर तक ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। बहुत देर के बाद मैं रेंगता हुआ धीरे धीरे अपने
उस साथी के पास हेल्प के लिए जाना था, वहां पहुंचा तो पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला सर मेरे फर्स्ट एड कर दो, तो उन्होंने भी बोला पहले फर्क कर, मैं थोड़ी देर के बाद मैं फर्स्ट एड करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और यहाँ तक उनका हाथ पहुंचा था, यहाँ पे गोली लगी, इधर से खून की फुहार छूटती हुई चली गई। वैसे पीछे की तरफ लेटते हुए जा रहे, उनका हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तभी मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी कैनेडियन अनंतराम, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये शब्द उसके मुख से निकला और उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गई। एक पल में दोनों साथी चले। अपने दोस्तों को बोला, मैं सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। बस मैं इतना ही मैं बोल पाया। उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर जब गोलियों की बौछारें शुरू हुई तो सब कुछ खत्म। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला कि इनको चेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो पाकिस्तान के जवान आकर के गोलियां मारने लगे तो मैं देख रहा हूं कि हमारे जवानों की बॉडियां ऐसे उछलती थी। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा था। उसने आकर के यहाँ पे ब्रस्ट मारा, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं चुपचाप गोलियों की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। फिर अपने आप को, अपने विश्वास को मजबूत किया और एक विचार पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सम्मुख में बैठा हूं। चुपचाप पड़ा सहता रहा सब कुछ। फिर उन्होंने, जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जीवित नहीं है, बहुत फूट की ठोकरें, गालियां, बहुत कुछ यातनाएं दी, सब कुछ पड़ा सहता रहा। फिर काफी देर के बाद उन्होंने, जो हमारा, जहां से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे, जहां हमारा एक एमएमजी पोस्ट था, उसको कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल के बगल में ही मस्को वैली थी, जहां उनका बेस कैंप था। उन्होंने उसको, बेस कैंप को मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का नीचे जो एमएमजी पोस्ट है इसको बर्बाद कर दो। तो जब ये मैं सुना तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा दूं। और दोस्तों, ये सत्य का निस्वार्थ भाव और निष्ठा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को अगर याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी है, फिर भी अपने धैर्य को, अपने साहस को, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा। चुपचाप देखता रहा एक परिस्थिति को। फिर उन्होंने बोला कि, उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो, तो उनका एक जवान आकर के गोलियां मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा। उसने उसी रोटेशन से दोबारा से गोलियां मारी और वेपन उठाने लगे। तो उसने सामने वाले को, इसे बगल वाले को, फिर भी मेरे बाजू में पैर में गोली मारी और जब 2 कदम आगे चला तो उसने जब वापस मुड़ करके मेरे सीने की तरफ राइफल करी, तब लगा योगिंदर अब नहीं बचे। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साईं, या मार सके ना कोई, जब तक मौत नहीं आई उसको कोई मार भी नहीं सकता है। और ये भी सत्य है कि इस देश को भारत माँ ऐसे ही नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। जैसे माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है, तो माँ भारती पे अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ ने मुझे वो माध्यम चुना होगा। तभी जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। जब गोली चली तो वो सिक्कों पर जा टकराई। गोली के धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आकर के मेरा AK-47 उठा करके वापस मुड़ा। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो, तो मुझे एकदम से चेतना आई और मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो वेपन उठाने वाला पाकिस्तान का जवान था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया।
और जैसे ही ग्रेनेड मैंने फेंका तो उसके सीधा हुड के अंदर जा गिरा, जो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। और जब तक वो ग्रेनेड को हुड से निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आ गिरा। उस ग्रेनेड के धमाके से पाकिस्तान के जवानों में जो बाकी बचे थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से एकदम से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। बस तुरंत एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया तो 3-4 पाकिस्तानी वहां ढेर हो गए। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको भी लगा कि नीचे से फौज की टुकड़ी आ गई। उनके पैर उखड़ चुके थे, उनके हौसले पस्त हो चुके थे, और फिर वहां से वो भाग खड़े। क्योंकि हिंदुस्तान का जवान, बस उसका यही विचार होता है, परमात्मा से वही अरदास करता रहता है कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा उसके लक्ष्य पर लहराना चाहिए। अगर उसके स्वर उच्चारण में कुछ शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम निकलना चाहिए। एक जवान की यही आशा और अपेक्षा और परमात्मा से अरदास होती है। मैं भी बस यही सोचता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। बस इस विचार के साथ लगा कि अपने साथियों को बचाना है। मैं 3-4 मीटर तक आगे भी गया। आगे जाके देखता हूँ उनके सामने लंगर चल रहे, उनका पूरा टेंट लगे हुए, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ वहां से देखता रहा। जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने पोस्ट को बचाना है, साथियों को बचाना। चल तो सकता नहीं था, खिसकता हुआ, रेंगता हुआ धीरे धीरे फिर मैं वापस अपने साथियों तक आया। तो आकर के एक एक को देखने लगा। किसी का ये सिर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा। दोस्तों, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की अवस्था। न तो सर्विस का तजुर्बा था, न उम्र का अनुभव। बस एक जोश और जुनून था अपने राष्ट्र के। सोचता रहा नीचे कैसे जाऊं, रोता भी रहा, अपने आप को संभालता भी रहा, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन हाथ बंध ही नहीं पा रहा था, टूट करके लटक चुका था। लगा कि इसको तोड़ करके फेंक देता हूं। तोड़ने की कोशिश करी, टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और सोचता रहा, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, जाना किधर है। चुपचाप पड़ा। फिर उसी शांति में, उसी शून्य अवस्था में फिर वही आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चुपचाप उस दिव्य शक्ति की आवाज से नीचे लुढ़कता हुआ चला गया। जब नीचे गया तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए। उनको आवाज दिया, वहां से मुझे उठा करके ऊपर लेकर के, जैसे आप फिल्मों के अंदर देखते होंगे कि जब ग्रेनेड से कोई फटता है तो पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई ये कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको ये था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। लेकिन मेरे मन के अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला, सर ये मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी भी करके। पीछे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को सूचना दिया कि इस प्रकार से एक जवान बच करके आया है और इस तरह की सूचनाएं दे रहा है। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। वहां से फिर मुझे कमांडिंग ऑफिसर के पास ले जाया गया। कोई ऐसी साधन संसाधन नहीं थे जिस पर लेटा करके, बिठा करके मुझे वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। दोस्तों, पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर। तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ ले जाने लगे। तो सीओ साहब के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता, मगर सब आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मगर साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटा करके 3-4 स्टॉप जलवाई, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, पानी, डॉक्टर आ गया, उसने ग्लूकोज पिलाई। तब उन्होंने बोला, कुछ बता सकता है? हाँ सर बता सकता। तब ऊपर की तमाम वो इन्फॉर्मेशन उनको दिया कि सर इस तरह से उनका वहां पर डिप्लॉयमेंट और ये अभी हमारे पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला।
पे जवान बोले, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट, साहब जवान की रिक्वायरमेंट फील्ड पट्टी और अम्निशन की है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि खाने के लिए नहीं चाहिए। साथियों 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, हमने भी पार्ले जी वाले बिस्कुट के पैकेट थे, आधा पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सर भूख ही नहीं लगती है। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से मेरी टीम ने, मेरी यूनिट ने अटैक किया, और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी का ये समय है जो, जिस समय मई और जून के अंदर जो कारगिल का युद्ध चल रहा था, मुझे भी वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस भारतीय सेना में 25 साल 5 दिन की सेवा देकर के अभी हाल ही में रिटायरमेंट हुआ हूं। और अपने, क्योंकि एक वर्दी से रिटायरमेंट हुआ, लेकिन अपने कर्तव्य और विचारों से रिटायरमेंट कभी जीवन में फौजी हो ही नहीं सकता। और उसी समाज और राष्ट्र के निर्माण में सतत प्रयास में लगे हुए हैं। आप लोगों के बीच है, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर। सर मेरा एक सवाल था, तो जब आपको पता चला कि आपको परमवीर चक्र दिया गया था, तब भी शायद आप हॉस्पिटल में ही थे जब आप रिकवर कर रहे, मैंने आपकी कुछ फोटोज भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस समय हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंटी था, वहीं पर मुझे सूचना भी मिली थी, और वहीं हॉस्पिटल से ही मैं उस अवार्ड को रिसीव करने के लिए गया भी था। ओके, ओके। तो सर मेरा एक सवाल था, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी कम थी उस टाइम पे और आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आपके जो खुद के साथी थे, वो वहाँ पे मर भी रहे थे, इंजर भी हो रहे थे। तो आपने मनोशक्ति की भी बात की थी। तो कैसे आपने वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि आप उसे झेल भी सकते हैं और आज भी जब आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको कमज़ोर महसूस नहीं होता है। तो आपने वो किया कैसे? बिल्कुल, देखिए एक क्रिया योग होता है, एक जो हम कर्म योग, जो हम कर्म करते हैं, हुँ, आह, और उस कर्म में एक क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं से अपने आत्म मन को जोड़ लीजिए। जब आपका मन उन क्रियाओं में जुड़ने लगता है, तो आप उस कर्म को जीने लगते हैं। और जब आप जीना लगते हैं, तो आपकी मनोशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एक साथ एकत्रित हो जाती है। हुँ, तो वो जब एक साथ ये शक्तियां एकत्रित होती हैं, तो मनुष्य की ताकत बढ़ती हुई चली जाती है। उसमें निडरता आती है, दृढ़ता आती है, और विश्वास से ओत-प्रोत हो जाता है। हुँ, तभी तो मैं इतना सब कुछ होते हुए भी, जब सर से लेकर के पैर तक हर जगह, हर अंग से खून की धाराएं बह रही थी, लेकिन मन विचलित नहीं होने दिया। बस ये था कि किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को जरूर भेजना है। हुँ। और जब व्यक्ति, इंसान अपने मन मस्तिष्क को एकत्रित कर लेता है, तो उसके अंदर वो दृढ़ता, वो विश्वास, वो भरोसा अपने आप जागृत होने लगता है। समझ गया सर। सर, आपने फिर कारगिल के युद्ध के बाद भी आपका जो अनुभव रहा है फ़ौज में, उसके बारे में बताइए। आप इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं और बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए, एक साधारण सा सिपाही था, साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कर्म, जो कार्य मिलते चले गए, उन कार्यों को जीता हुआ चला गया, उन कार्यों में अपने आप को गूढ़ता से समाहित करने लगा, उसको जीने लगा, और उनको पूर्ण रूप से सार्थक करने की चेष्टा करने लगा। तो उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं में, स्कूल में, कॉलेजेस में जाने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत लाखों करोड़ों जो है युवाओं से, देशवासियों से मिलने का भी सौभाग्य मिला, उनके साथ वार्तालाप करने का भी मौका मिला। तो धीरे धीरे एक और शक्ति जागृत होने लगी, एक और नया विश्वास जागृत होने लगा, एक आत्मबल बढ़ने लगा। क्योंकि जितने लोगों के साथ में आप जुड़ते हुए चले जाते हैं, उतने ही विचार आपके अंदर आते हैं, और विचारों की ताकत ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो ये एक 22 साल तक मैं लगातार आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूलों के अंदर, एनजीओज के अंदर, बहुत सारी जगह पे, देश के लगभग हर कोने के अंदर में गया। तो वहां से एक विचारों की श्रृंखलाओं में
एक नया उद्गम शुरू हुआ। फिर मैंने फौज के 2 कोर्स भी किए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर अपनी एजुकेशन, क्योंकि देखिए आपका मनोबल कब बढ़ता है, जब आपके पास एजुकेशन हो। हाँ। नंबरों वाली नहीं, नंबरों वाली डिग्री नहीं चाहिए। इंसान को जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक सच्चा ज्ञान चाहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही आपके आत्मबल को बढ़ाता है। तो फिर मैं 10th पास था, उसके बाद 12th किया, बीए किया, बीएड किया और फौज के 2 कोर्स किए। और धीरे धीरे शब्दों के भंडार जब व्यक्ति के अंदर भरते हुए चले जाते हैं, दूसरों के विचार आपके अंदर आते समाहित होने लगते हैं, तो अपने विचारों में प्रबलता आती चली जाती है। तो फिर इसी तरह से मैं भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया और 22 साल में से लगभग 8 साल मैं जूनियर लीडर एकेडमी बरेली के अंदर एज ए इंस्ट्रक्टर रहा, जहां पर लगभग 50 से 55 हजार स्टूडेंट्स से मेरा जो है वार्तालाप हुआ। और ओटीए चेन्नई में भी मैं 1 साल के लिए रहा, आईएमए के देहरादून के अंदर भी रहा। तो बहुत जगह, बहुत इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं जाता रहा, अभी भी जा रहा। तो ये एक, हम अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मानना हमें चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को शक्तिशाली, बलिष्ठ, यानी आपके बाहुबल कितने मजबूत है उससे नहीं, आपका मन कितना मजबूत है इसके ऊपर। और मन किससे होता है? मन विचारों से होता है, मन ज्ञान से बलिष्ठ होता है। और आपके अंदर जितना ज्ञान होगा, जितने पॉजिटिव विचार होंगे, उतना आत्मबल, आप आत्मशक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी। तो मैं यूथ को भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने आत्मबल और आत्मशक्ति को बढ़ाइए, सच्चे सीख से बढ़ाइए, समाज और राष्ट्र को जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि जब हम एकत्रित होंगे तभी शक्ति होगी। क्योंकि खंड खंड में कोई शक्ति नहीं होती, अखंडता में शक्ति होती है। और हम तो जिस देश में हैं, वो देश तो बिल्कुल अद्भुत है। ये अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण विशेष से बने हुए एक ऐसे अलौकिक पुष्प की तरह होते हैं, जो अलग अलग सुगंध को बखेरता हुआ पूरे विश्व को सुगंधित करने वाला ये राष्ट्र है। तभी तो इस देश की पहचान पूरे विश्व में अलग है। तो हमारी जो संस्कृति, सभ्यताएं, जो हमारे कल्चर है, एक बहुत बड़ी विशेषता तो परिपूर्ण भरे हुए हैं। और इसी विशेषता को कायम रखने के लिए हम सबको सतत प्रयास करना चाहिए और इस राष्ट्र को सतमार्ग के ऊपर सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वस्थ बनाना है और स्वच्छ भी बनाना है। तभी हम अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और आज हमारे अंदर वो सक्षमता भी है। सो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि काफी सारे युवा देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए युवा, और जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? बिल्कुल है, जो फौज ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और उनके उन विचारों का भी सम्मान करता हूं, जो राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति का अंतिम स्तंभ बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि सेना ही वो संस्था है जो राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति का अंतिम स्तंभ है, इसके बाद और कुछ नहीं होता है। इसलिए वो विशेष हो जाते हैं, इसलिए वो हर सैनिकों से विशेष हो जाते हैं। तो उनके लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की सुरक्षा में अपने जीवन को देने के लिए, तो उससे बड़ा माँ भारती का आशीर्वाद उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। और हर सैनिक उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके खड़ा हुआ है। बाकी जो युवा अगर वो सेना में नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, हम सैनिक तो एक सेना सीमा पर खड़े होकर के इस राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है, एक सुरक्षा का एनवायरनमेंट दे सकता है। लेकिन बाकी क्षेत्र में जो जाने वाले युवा हैं, उस राष्ट्र को आंतरिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। और वो मजबूती तभी प्रदान हो सकती है जब एक सिविलियन भी अपने आप को सैनिक समझे और जो काम करे तो उसमें अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करे। क्योंकि राष्ट्र से बड़ा और कुछ है ही नहीं। राष्ट्र है तो हम भी हैं, हमारा परिवार है।
और राष्ट्र ही सर्वप्रथम है, राष्ट्र ही हमारी पहचान है। इससे बड़ा और उनका कोई सपना नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह के भाव और भावनाओं से वो अपने हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, बस राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके अपने कार्यों को करे, तो शायद हो सकता है हमारा राष्ट्र बहुत जल्दी पावरफुल बन जाए। बिल्कुल सर। सर आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं होप करता हूँ जितने लोग हमें देखेंगे, वो भी काफ़ी प्रेरणा आपसे लेंगे और जो आपने बातें बताई है। तो धन्यवाद सर आपके समय के लिए इस इंटरव्यू में। धन्यवाद सर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।